स्टार्ट करते हैं डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के और डिस्ट्रीब्यूशन के जो लास्ट के सेक्शन है उसके कॉन्सेप्चुअल सारे डिस्कस करते हैं। सामने ध्यान दीजिए, जो जो सॉल्व करने का टाइम होगा मैं अपने आप आपको बोलूंगा सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट, स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 18 कूलम, कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी क्या होती है? सरफेस डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। जब हम बात करेंगे स्फीयर की, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले का आंसर कितना हुआ? पहले वाले का हुआ सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज दिया है 18 कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10 टू पावर -2 मतलब 0.1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी। पहला क्लियर। सेकंड पे आ जाएं। व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल? आइडियल डाइपोल आपको याद है क्या बताया था? आइडियल डाइपोल होता है ऐसा डाइपोल जिसका चार्ज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो आइडियल डाइपोल यानी शॉर्ट डाइपोल एक ऐसा डाइपोल जिसका चार्ज बड़े से बड़ा हो और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। Third, at what point is the electric dipole field intensity parallel to the line joining? ध्यान दो, parallel to line joining, parallel to dipole moment नहीं बोला, parallel to line joining बोला। line joining के parallel कहां कहां होता है? Any point on axial and any point on equatorial। dipole moment होता तो आंसर होता axial, क्योंकि बोला लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल कहां पे होगा? एनी पॉइंट ऑन द axial line of electric dipole. So electric field dipole field intensity is parallel to the line joining at any point on the equatorial or axial line. क्या ये क्लियर है? कोई भी ना समझ में आए बेटा उसी वक्त रोक दीजिएगा मेरे को। फोर्थ पे आते हैं। At what points is the electric dipole intensity parallel to the dipole moment? ये आ गया dipole moment। dipole moment पे किस में पैरेलल होता है? dipole moment में कहां पैरेलल होता है? इलेक्ट्रिक कौन सी पॉइंट पे? एक्सियल लाइन पे। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट, फॉर इक्विडिस्टेंट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल? एक्सियल और इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। कुछ नहीं बोलेगा तो शॉर्ट डाइपोल मानोगे। ये हो जाएगा 2kp बाई डिस्टेंस का क्यूब, ये आ जाएगा kp बाई डिस्टेंस का क्यूब। रेशियो हो जाएगी 2:1। क्या ये क्लियर है सबको? पहले 5 में किसी को कोई ना समझ में आया तो अभी बोलिए। बेटा थर्ड वाले में अगर आप बात करते हो डाइपोल की, ये -q ये +q, ये लाइन ज्वाइनिंग है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। तो लाइन ज्वाइनिंग के तो दोनों ही केस में पैरेलल आएगा, बट डाइपोल मोमेंट के पैरेलल कहां पे आएगा? एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल पे नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? यस। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिफ्थ तक किसी ने और कुछ पूछना है तो प्लीज बोलिए। आगे आ जाते हैं। सिक्स्थ, व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? कब होता है भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। या आप बोलोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तब क्या हो जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब होता है? व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। व्हेन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? व्हेन इलेक्ट्रिक dipole moment is anti-parallel to the electric field या opposite to the electric field. Eighth, what is the value of the angle between the vectors P and E for which potential energy of the dipole kept in an external electric field has minimum value? Maximum value, sorry. Maximum कब होता है? Unstable equilibrium पे। Maximum होता है unstable equilibrium पे। Unstable equilibrium पे energy maximum होती है। कब होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगला, कंपेयर द मैनर इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड
varies with distance for a point charge and electric dipole. For point charge, electric field is inversely proportional to square of the distance. For dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. तो अगर मैं ग्राफिकली बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए, ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और डायपोल मोमेंट का जो एक डायपोल के लिए है वो थोड़ा ज्यादा स्टीप बनेगा. ये डायपोल के लिए बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि डायपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस है. डिस्टेंस डबल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाएगी, जल्दी नीचे गिरेगी. और जबकि पॉइंट चार्ज में इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लोली नीचे गिरेगी. तो इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों है. डायपोल वाली का स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा स्टीपर वो होगा, और पॉइंट चार्ज का थोड़ा स्लो होगा. खुद सोचो, डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो रही है किसमें? पॉइंट चार्ज के लिए. डिस्टेंस को डबल करा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो गई किसके लिए? डायपोल के लिए. तो डायपोल में डिस्टेंस बढ़ने पे जल्दी नीचे गिरेगा, और पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस बढ़ने पे थोड़ा कंपैरेटिवली स्लोली नीचे गिरेगा. क्या ये समझ में आता है? 9 तक? 9 तक कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं. 10th, when the charged circular loop does behave as a point charge. बताया था क्लास में, charged circular loop behaves as a point charge when point of observation is at a much larger distance as compared to radius. क्या ये बात क्लियर? ये याद है ना सबको? Charged loop behave as a point charge if point of observation is at a much larger distance as compared to the radius of the circular loop. अगला, what is the nature of symmetry of dipole field? Nature of symmetry of dipole field. ये सिमिट्री का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चारों तरफ जाएंगी. पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चारों तरफ जाएंगी. तो इसकी जो फील्ड बनेगी ऐसे बनेगी. ये सिमिट्रिकल कैसी है? स्फेरिकल सिमिट्री है. इसको बोलेंगे स्फेरिकली सिमिट्रिकल. स्फेरिकल सिमिट्री. जब डायपोल की आप बात करते हो, -q + q ऐसे जाती है लाइंस ऑफ फोर्सेस. ये सिमिट्री कैसी है? ये सिलेंड्रिकली सिमिट्रिकल होता है. ये सिलेंड्रिकल सिमिट्री है, मतलब ऊपर नीचे बराबर होगी. इस तरह से, इस 3 डायमेंशंस में बराबर होगी. तो इसकी सिमिट्री कैसी होती है? सिलेंड्रिकल. और अगर आपके पास अगला क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की सिमिट्री कैसी होती है? स्फेरिकल. इसको इजीली देख सकते हो. सिमिट्री का मतलब क्या हुआ? इधर से आप आगे गए, जितना डिस्टेंस, जितनी फील्ड है, इधर गए उतनी 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 फील्ड है. तो स्फेरिकल शेप में बनेगा इसकी सिमेट्रिकल फिगर. जबकि डायपोल की कैसी बनती है? सिलेंड्रिकल शेप में बनती है. अगला, व्हाट विल हैपन इफ द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जब यूनिफॉर्म फील्ड में होता है तो टॉर्क एक्ट करती है, सिर्फ रोटेट करता है. जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो टॉर्क भी एक्ट करेगी, फोर्स भी एक्ट करेगी. तो डायपोल रोटेट भी होगा और फॉरवर्ड भी मूव करेगा. तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क, ड्यू टू विच इट विल हैव रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन. 14th, व्हाट इज डिबाई? ये एक और डायपोल मोमेंट का यूनिट है. केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा. 1 डिबाई की वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर. वैसे डायपोल मोमेंट क्या होगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, तो उसके यूनिट क्या होंगे? कूलम मीटर. वो एसआई यूनिट है. डिबाई आप कह सकते हो एक प्रैक्टिकल यूनिट है. इसकी वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर. यहां तक समझ में आता है सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15. एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड एट एन एंगल थीटा इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E. विल देयर बी एनी नेट ट्रांसलेटरी फोर्स? पहली बात, कौन सा है? यूनिफॉर्म फील्ड है. यूनिफॉर्म फील्ड है तो ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं होगी. नो नेट एक्सटर्नल, नो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स. अगर टॉर्क की बात करोगे तो यस, टॉर्क एक्ट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. What happens to the dipole on being released?
जब डायपोल को आप रिलीज करोगे तो डायपोल कहां से आने की कोशिश करेगा, डायपोल पे टॉर्क लगेगी और इट विल ट्राई टू कम टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वही बोला, यस देयर वुड बी टॉर्क। टॉर्क कितनी होता है, ऑन बीइंग रिलीज द डायपोल विल टेंड टू अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, विल टेंड टू अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, हाउएवर बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल ओवरशूट। रोटेट कर दिया, छोड़ा, ओवरशूट करेगा तो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। निकाला था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होने के बाद वो सीधा हो जाएगा। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -Pe cos 0 विच इज -Pe। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -Pe cos 180। cos 180 होता है -1, तो ये बन गया +Pe विच इज मैक्सिमम, ये है -Pe विच इज मिनिमम। सो मिनिमम एनर्जी हो जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मैक्सिमम एनर्जी किसमें हो जाती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। 17th figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statements is correct? Okay, dipole will not experience any force. गलत, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, फोर्स लगेगी। कहां होगी देखते हैं, -Q पे फोर्स होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, +Q पे फोर्स होती है सेम डायरेक्शन में, और यहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। E1 फील्ड बोल दी, E2 फील्ड यहां बोल दी। सो E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है, नेट फोर्स हो जाएगी QE1 QE2 और डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट साइड। ये बड़ी फील्ड है तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में द डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, नहीं राइट नहीं लेफ्ट, डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, दोबारा समझो, मैंने क्या बोला, ये डायपोल है, यहां है -Q, यहां है +Q, यहां पे फील्ड E1, यहां पे फील्ड E2, आपको दिख रहा है E1 E2 से बड़ा है, तो ये फोर्स बड़ी होगी ना, ये फोर्स छोटी होगी, तो जो बड़ी फोर्स होगी रिजल्टेंट फोर्स उसी की डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी। क्या 17 तक सबको समझ में आता है? किसी को 17 तक डाउट तो प्लीज बोलिए। नेक्स्ट 17th के बाद आ जाते हैं 18th पे। Positive charge +Q is uniformly distributed along a circular ring of radius r. A small test charge small q is placed at the center of the ring. ठीक है जी, बिल्कुल बीच में रख दिया। अब पहले बिना कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, ये चारों तरफ से इस पे फोर्स लगेगी, चारों तरफ से फोर्स लगेगी तो उस पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। आगे, देन इफ q is greater than 0 and it is displaced away from the center in the plane of the ring, it will be pushed back towards the center. Let's see. ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फर्स्ट पार्ट को चेक कर रहा हूं, यहां पे है पॉजिटिव, मैं इसको अभी इस पे नेट फोर्स 0 है, जब मैं यहां ले जाऊंगा, जब मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड ले गया तो होगा क्या, ये इन पॉजिटिव्स की फोर्स बढ़ जाएगी, तो इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट इज करेक्ट। क्या ये समझ में आता है? फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट कैसे करेक्ट हुआ, चारों तरफ प्लस 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 है, मैं बीच में अकेला प्लस। अब मैं जब इधर जाऊंगा तो ये वाले प्लस मुझे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे, तो आई विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। ये हो गया पहला, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अच्छा, ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सेकंड भी चेक करते हैं। इफ Q इज लेस देन 0 एंड इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर। बिल्कुल सही, ये भी सही है क्योंकि प्लस 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 है। अब अगर मैं माइनस को इधर लेके जाता हूं तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इट विल बी पुश्ड अवे, फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये भी सही है। क्या ये समझ में आती है बात? प्लस 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 प्लस, मैं बीच में माइनस, अभी हर तरफ से बराबर अट्रैक्शन। अब मैं इधर हो गया तो पास आ गया नेगेटिव, मैं नेगेटिव हूं, पॉजिटिव के पास आ गया तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो आई विल बी पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर।
तो वही हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सी पार्ट, इफ Q is less than 0 it will perform SHM for small displacement along the axis. Q is less than 0 for small displacement along the axis, SHM along the axis, ठीक है, along the axis of the this, ये है प्लस 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 प्लस, एक्सिस पे थोड़ा सा आगे लेके गया माइनस चार्ज को, अट्रैक्ट होगा, यस एसएचएम करेगा। एसएचएम में प्रूव किया था ना, ये पूरी रिंग पॉजिटिव, स्लाइड आगे लेके गए तो वो वापस पुल बैक करता है, याद है बात। इसीलिए मैंने आपको कूलम्स लॉ में बताया था। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है एग्जाम में, ये ऐसे 4 दिए होंगे और बोला होगा ए ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी ऑप्शन एबीसी इज करेक्ट, सी ऑप्शन एबीसीडी आर करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो एसएचएम देखो काम आ रहा है, मैंने क्या बोला, प्लस 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 है, बीच में माइनस चार्ज को रखा, माइनस चार्ज को स्लाइडली आगे खींचूंगा तो ये सारे मिलके उसको वापस खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। इसमें हमने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला था पिछले वाले उसमें, कूलम्स लॉ में। समझ में आता है सबको? सी पार्ट क्लियर है? सी पार्ट कैसे हुआ ये बात समझ में आई? हाँ क्या कह रहा है बेटा? ये प्लस 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 चार्ज है बेटा, सेंटर से मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं सेंटर से थोड़ा आगे लेके गया इस नेगेटिव चार्ज को, छोटी एलिमेंट लेगा अट्रैक्ट करेगा, ये छोटा एलिमेंट अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ वापस आ रही है कि नहीं आ रही? रिस्टोरिंग फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, डी पार्ट चेक करो, डी पार्ट चेक करो। Q at the center of the ring is in unstable equilibrium within the plane of the ring, बिल्कुल सही। Q at the center of the ring will be in the unstable equilibrium within the plane of the ring, यही वाला केस हो गया ना। आगे गए तो और दूर भागा, आगे गया तो और दूर भागा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ना इस कंडीशन में। तो चारों सही हैं। क्या ये चारों समझ में आते हैं? इजी क्वेश्चन है। हाँ जी बोल बेटा। सर ए पार्ट में एसएचएम होगी, ए पार्ट में स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होगी तो एसएचएम होगी, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो। इसकी इंटरप्रिटेशन मुश्किल है, सोचना पड़ता है, ध्यान देना। द फॉलोइंग डाटा वॉज ऑब्टेन्ड फॉर द डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट ओ। ये थोड़ा डायग्राम शैबी है, ये मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये O पॉइंट है, ये ए बी सी, ये ए डैश बी डैश सी डैश, ये डिस्टेंस है। यहां नीचे बना देता हूं मैं दोबारा डायग्राम। ये एक सेटअप दिया हुआ है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, ऊपर ए डैश बी डैश सी डैश, एक्स एक्स एक्स, बराबर बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, विद इन द रीजन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए ई, बी पे दिए ई बाई 8, डिस्टेंस डबल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो गई। सी पे दिया ई बाई 27, डिस्टेंस ट्रिपल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/27 हो गई। तो यानी कि इससे क्या पता लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये बात समझ में आती है पहली 3 पढ़ के? ये समझ में आता है पहली 3 पढ़ के? ए पे ई है, बी पे ई बाई 8 हो गई, सी पे ई बाई 27 हो गई, ओके। ए डैश पे कितनी दी है, ए डैश पे दिया ई बाई 2, बी डैश पे दिया ई बाई 16 और सी डैश पे दिया ई बाई 64। 54 होना चाहिए वैसे, ये 54 होगा, ये 64 नहीं होगा, करेक्शन करो, ये 54 होगा। 64 भी चलेगा वैसे, पर 54 होना चाहिए। ध्यान दो, क्यों बता रहा हूं। आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलोगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, देयरफॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डाइपोल। मानते हो? मानते हो बेटा?
अच्छा, इससे और क्या पता लगा? ये वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है इसके कंपैरिजन में. इलेक्ट्रिक फील्ड at A, B and C is double as compared to A dash, B dash and C dash. डबल कहां पे होती है? एक्सियल लाइन पे. Therefore A, B, C are on axial line and A dash, B dash, C dash are on equatorial line. बात समझ में आई? एक्सियल लाइन पे फील्ड डबल होती है, तो ये डबल फील्ड वाले पॉइंट्स हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सियल लाइन. और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेटोरियल लाइन. ये 54 होगा. आगे क्या बोला? इफ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ वैल्यू v एट अ पॉइंट a पे पोटेंशियल v है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डैश? ये आगे पढ़ोगे. इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है. सो पोटेंशियल, ये अगले चैप्टर में आएगा. Potential on equatorial line is 0. Therefore potential at A dash हमेशा क्या होगा? 0. ये अगले चैप्टर का पार्ट है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल का पार्ट अगले चैप्टर में आएगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? ठीक है, आगे चलते हैं. 20. उसके पहले मैं इंपॉर्टेंट इस पेज के मार्क कर देता हूं. इस पे आप जितने स्टार लगा सकते हो उतने लगा लो. क्वेश्चन नंबर 21 पे, मतलब आपको 101% ये स्कूल एग्जाम में मिलेगा. ये स्कूल एग्जाम का लगभग कंफर्म्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 21. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आ जाते हैं 20 पहले. Find the amount of work done in rotating an electric dipole of dipole moment इतना from its position of stable to position of unstable equilibrium. Work done निकालना है. Work done का फॉर्मूला माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. आपके पास from its position of stable equilibrium थीटा 1 कितना दिया है? 0 डिग्री. थीटा 2 कितना दिया है? 180 डिग्री. सो वर्क डन कितना हुआ? माइनस PE cos 180 माइनस cos 0. माइनस PE cos 180 होता है माइनस 1, cos 0 होता है 1. रिजल्ट आ गया 2PE. वैल्यू डाल सकते हो. डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 10 टू पावर 4. रिजल्ट आ गया 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल्स. क्या ये क्लियर है सबको? 6 पॉइंट कहां से आ गया? 3 है, 3.2 होगा. ये 3.2 वैल्यू ली है, यहां 3 लिखी है. समझ गए? लॉजिकली क्लियर हो गया? लॉजिकली क्लियर बेटा? 21 पे आ जाओ. मैं 21 करके मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना. 21 करके मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं. 21 करके मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना. 21 पे ध्यान दो. 21st क्या है? 2 small identical electric dipoles AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120. ये दो डायपोल रख दिए मैंने 120 डिग्री के एंगल पे. What is the resultant dipole moment? पहले इसकी बात करते हैं. ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है. जो पहला डायपोल है उसकी डायपोल मोमेंट क्या हो गई? नेगेटिव टू पॉजिटिव. उसकी डायपोल मोमेंट हो गई इस तरफ P. मानते हो? जो दूसरा डायपोल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऊपर की तरफ और उसका डायपोल मोमेंट हो गया ऊपर की तरफ -2 प्लस. ये हो गया ऊपर की तरफ P. आपको निकालना है रिजल्टेंट. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का. रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? नेट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120. सो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू -12. 2 से 2 कट गया, रिजल्टेंट आ गया p के बराबर.
क्या यहां तक बात समझ में आती है? पहले बताओ। रिजल्टेंट निकला, रिजल्टेंट निकल गया, मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन निकालते हैं, उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ बनाना पड़ेगा। यहां पे कहीं नेट आया, पी नेट, मान लिया वो वाई एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। साइन 120 √3/2 कॉस 120 माइनस हाफ, पीपी कट गया, √3/2 अपॉन 1 प्लस हाफ 3/2, ये आया 1/√3, फाई आया 30, फाई आ गया 30, फाई आ गया tan फाई 1/√3 साइन 120 √3/2 1 प्लस 1/2 3/2, ये आ गया 30, 60 आना चाहिए क्योंकि मिडल है ना, बिल्कुल मिडल है, दोनों p बराबर है ना, √p², b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस, ओहो cos 120 है, मैंने 1/2 ले लिया, cos 120 माइनस हाफ होता है, क्योंकि देखो सीधी बात, p और p है बिल्कुल मिडल में, आंसर आना चाहिए, साइन 120 √3/2 1 cos 120 माइनस हाफ, तो रिजल्ट आया √3, फाई आया 60 डिग्री, फाई आया 60 डिग्री। इसका मतलब सिचुएशन कैसे बनी? सिचुएशन ऐसी बन गई, ये हो गया नेट डायपोल मोमेंट, इसके साथ 60 डिग्री पे, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे। क्या ये क्लियर है यहां तक सबको? क्या सबको क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दो, आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, हो गया। आगे बोला इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? टॉर्क क्या होगा? PE sin 30, सो हाफ PE, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी? P क्रॉस E होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P क्रॉस E। क्लास 11th में डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते थे, P क्रॉस E, P से E की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, कहां गया? इनवर्ड, तो आप बोलोगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अंदर हुआ नेगेटिव जेड एक्सिस, सो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर सबको? अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। दोबारा सुनो, राइट हैंड रूल, P से E की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, इनवर्ड डायरेक्शन आई, ये x है ये y है, तो z हो गई बाहर की तरफ, इनवर्ड क्या हो गया? नेगेटिव z, तो आंसर क्या हुआ? हाफ PE, और डायरेक्शन क्या हो गई? अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। प्लीज अपने हाथ से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने हाथ से लिख के करो प्लीज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से एंड में अब डिफिकल्ट है। 22, two equal and opposite charges each of 2 coulomb are placed at a distance of इतना meters, dipole moment of the system। फुद्दू क्वेश्चन, 22 में डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। गलती से भी 2a में 2 डबल मत कर देना डिस्टेंस को, तो चार्ज कितना है? 2 कूलम, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? 0.04, तो आंसर आ गया 0.08। यूनिट्स कौन से हैं? सब सही है ना, मीटर, तो आंसर कितना आया? 0.08 मीटर, मतलब 8 × 10⁻² कूलम मीटर। आंसर अलग सा था, 8 × 10⁻², बी ऑप्शन। ठीक है। 23rd, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन, ये -q, ये +q, -q का इस तरफ, +q का रिपल्सिव, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डायपोल मोमेंट इस तरफ, एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री, सी ऑप्शन। 24th, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24th, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस +q -2q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 चार्ज प्लेस किया आपने, +q +q -2q।
okay, of length side L, the magnitude of electric dipole moment of the system. इस सिस्टम की नेट डाइपोल मोमेंट, अब ध्यान दो, इसको आप -2q को दो चार्ज कंसिडर कर लो, एक -q और दूसरा -q. एक -q प्लस q इस डाइपोल को बनाएगा, एक -q प्लस q इस डाइपोल को बनाएगा. सो दो डाइपोल हो गए, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री. तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60. cos 60 होता है हाफ, आपके पास आया p√3. p की वैल्यू साइड कितनी दी हुई है, l. p की वैल्यू हो गई q इंटू l इंटू √3. आंसर आ गया q इंटू l इंटू √3, सी ऑप्शन. क्या ये समझ में आता है सबको? क्या ये समझ में आता है? -2q को आपने दो -q अटैच्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक -q प्लस q एक डाइपोल बनाएगा, एक -q प्लस q दूसरा डाइपोल बनाएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लिया. ठीक है बच्चे, 24th के बाद आ जाते हैं 25 पे. 25 कह रहा है गिवन इन गिवन फिगर्स OP OQ आर 15 सेंटीमीटर. OP एंड OQ इसी डायग्राम में कर देते हैं. OP आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, OQ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, OA OB आर 2.5 मिलीमीटर. 2.5 मिलीमीटर मतलब 0.25 सेंटीमीटर. तो आप P को फार अवे मान सकते हो, Q को फार अवे मान सकते हो. मतलब इस डाइपोल को, सिंस डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is very small, therefore we can consider it to be a short dipole. मान सकते हो बेटा? शॉर्ट डाइपोल कंसिडर करोगे तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, एक्सियल. ये एक्सियल वाला है तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा 2kp/x3 और Q पॉइंट पे बन जाएगा kp/x3. निकाल लोगे दोनों की वैल्यूज, निकाल लोगे बेटा दोनों की वैल्यूज. एक हो गया 2kp/x3, एक हो गया kp/x3. कर लोगे कैलकुलेट. ये 1 पॉइंट मिसिंग है, 1.3 होगा. सो एक का आ जाएगा एक्सियल पे 2.6 इंटू 10⁵ और इक्वेटोरियल पे उसका आधा, दैट इज 1.3 इंटू 10⁵. कैलकुलेशन समझ में, लॉजिक समझ में आ गया सबको? 25th में किसी को दिक्कत रह गई है तो प्लीज बोलिए. अभी आगे चलते हैं. हाँ जी बेटा बोलिए. बेटा ए, हाँ डाइपोल का डिस्टेंस दिया हुआ ना 2.5, OA OB 2.5 है. ओके तो 5 मिलीमीटर हो गया, 5 मिलीमीटर हो गया, 5 मिलीमीटर हो गया, 5 मिलीमीटर हो गया, 0.5 सेंटीमीटर. वो भी छोटा ही है, 15 से तो बहुत ही छोटा हो गया. ठीक है, चले नेक्स्ट. फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन. ये अभी किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया. ऑप्शन होगा सी, अभी किया था याद है मेरे को. ऑप्शन है सी, लेफ्ट साइड. 27th, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, the torque acting on the dipole moment P is, क्या होता है फॉर्मूला, P क्रॉस E. ऑप्शन हो गया B. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. when an electric dipole P is placed in a uniform electric field, then at what angle between P and E the value of torque will be maximum. टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा. टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, टॉर्क होता है PE sin थीटा. इट्स मैक्सिमम इफ sin थीटा इज 1. थीटा कितना हो गया, sin 91, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री. तो आंसर हो गया ए ऑप्शन. क्लियर सबको यहां तक? आ जाते हैं 29th पे. 29th क्या कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड अ टोटल चार्ज कैपिटल Q. डेरिवेशन की फॉर्म में आज मैंने आपको कराया था क्लास में. ये थे पूरा चार्ज Q, पूरा चार्ज Q, लेंथ है L. Calculate the electric field at a point P located along the long axis of the rod at a distance from A from one end. A distance दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. क्या करोगे, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लोगे
dx लेंथ का, इस पे चार्ज मान लिया dq, x डिस्टेंस दूर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इसकी वजह से वो मान ली de। लैम्डा हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, यानी dq बाई dx। तो इस पे चार्ज हो गया q बाई एल इंटू dx। इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा k dq बाई एक्स स्क्वायर, k dq बाई एक्स स्क्वायर। सो वैल्यू डालो, k dq की वैल्यू कितनी है, q बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, k q बाई एल इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक होगी, x इक्वल टू a से लेकर a प्लस एल तक। अब तो ये सबको अच्छे से आ रहा होगा ना बेटा, बहुत बार कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हुआ e की वैल्यू माइनस के क्यू बाई एल 1 बाई एक्स, लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के क्यू बाई एल 1 बाई ए प्लस एल माइनस 1 बाई ए। एलसीएम लोगे, माइनस के क्यू बाई एल ए टाइम्स ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए से ए कट गया, माइनस एल से माइनस एल कट गया, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। क्या ये क्लियर है? इजी लगा क्वेश्चन? समझ में आ गया? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर with linear charge density lambda is placed in the form of a semicircle of radius r, semicircle of radius r। सिमेट्रिसिटी से करेंगे इसको भी, रेडियस है r, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो लैम्डा की टर्म्स में आंसर निकालना है। is placed in the form of a semicircle of radius r, find the electric field generated by the semicircle at the center। अब मैं जनरलाइज्ड कर रहा हूं, मैं दो पेयर में भी कर सकता हूं, पेयर की जगह आप x और एक लेके इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। तो मैंने एक एलिमेंट से अगर लेता हूं, मान लिया मैंने ये डी थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है एट एन एंगल थीटा, इस पे पूरे पे चार्ज है, पूरे पे चार्ज है, इसको मान लिया डी क्यू। इसकी लेंथ कितनी होगी, dl बाई आर, आर्क अपॉन रेडियस इज डी थीटा, तो इसकी लेंथ हो गई आर डी थीटा, इसकी लेंथ हो गई आर डी थीटा, जगह चाहिए होगी, पेयर में कर देता हूं कोई बात नहीं, इसकी लेंथ हो गई आर डी थीटा। अब लेंथ अगर आर डी थीटा है तो इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू बाई डी एल, आपको लैम्डा दिया है तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल, मतलब लैम्डा आर डी थीटा। ये हो गया इसका चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो हो गई इस तरफ DE1। अब इसके बिल्कुल सामने एक और लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया, सेम एंगल पे, सेम एंगल पे डी थीटा एंगल का लेंथ एलिमेंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई DE2, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, DE1 का मैग्नीट्यूड और DE2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K DQ बाई आर स्क्वायर। मानते हो यहां तक? DQ की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा, सो K लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। कोई टेंशन किसी को यहां तक बेटा? कोई टेंशन किसी को यहां तक? अब इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाइए, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, DE1 के दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए, वर्टिकल एड अप हो गए, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई DE1 प्लस DE2 साइन थीटा। मानते हो? कॉस वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, साइन वाले ऐड हो गए, वैल्यू डालो 2k लैम्डा आर साइन थीटा डी थीटा बाय आर स्क्वायर। मैंने काटा क्यों नहीं? आर काटना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक आर कट गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 2k लैम्डा बाय आर
इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट क्या होगी 0 से लेकर π/2 तक। पेयर में ऐड कर रहे हो, सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट करते 0 से 180 करते, अभी मैं पेयर में ऐड कर रहा हूं तो 0 से 90, एक पेयर लूंगा, दूसरा पेयर अपने आप कवर हो जाएगा ना, एक एलिमेंट लूंगा सामने वाला एलिमेंट कवर हो जाएगा, तो आधा सर्कल कवर करोगे तो नेक्स्ट हाफ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो 2k λ/r, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 0 to π/2, माइनस बाहर ले लो 2k λ/r cos 90 माइनस कॉस 0, cos 90 क्या होता है 0, cos 0 होता है 1, तो प्लस 2k λ/r, ये आंसर आ गया। k की वैल्यू डाल दो। समझ में आ गई बेटे बात सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ठीक है, अगले पे चलते हैं। इसी में एक कंसेप्ट और एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको असाइनमेंट में ध्यान दोगे, आपको याद है मैंने इसको एक और तरीके से आपको कराया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे किया था कि ये एलिमेंट ले लो, इसकी वजह से, अब वो हमने फोर्स में किया था, यहां फील्ड है, एक एलिमेंट लिया, इसकी वजह से निकाला, ये सबसे जनरल केस यही है, डीई, इसके दो कंपोनेंट्स, डीई कॉस थीटा, इस तरफ हुआ डीई साइन थीटा। जो डीई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू लैम्डा, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, तो आर आर कट गया, के बाय आर इंटू लैम्डा डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू हो गई। अब इसकी अगर ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी होगी डीई की वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस ले रहा हूं तो डीई हो गया डीई कॉस थीटा आई कैप माइनस डीई साइन थीटा जे कैप। तो जब इसको वैल्यू डालते हो तो आपके पास आता है के बाय आर लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा आई कैप माइनस के बाय आर लैम्डा साइन थीटा डी थीटा जे कैप। इंटीग्रेट करते हो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, के बाय आर कॉन्स्टेंट लैम्डा कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा आई कैप माइनस इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा जे कैप। लिमिट कहां से कहां तक होगी इसमें, 0 से 180। याद है ये बात, इस तरीके से करा था। तो ये आगे के जो मैंने एडिशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये आपके एंट्रेंसेस में काम आएंगे। दीज आर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। एंट्रेंस एग्जाम के मतलब अगर हम सिमेट्रिसिटी में बात करते हैं, सपोज ये ऐसा होता, सिमेट्रिक ना होता, नीचे टोटल एंगल θ1 है, ऊपर टोटल एंगल θ2 है, तो जब आप एक को दूसरे से इंटीग्रेट करते तो लिमिट्स बदल जाती। लिमिट क्या हो जाती, -θ1 से +θ2 तक, क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट से -θ1 एंगल से लेकर +θ2 एंगल तक गए हो। यहां पे मैंने लिमिट कौन सी ली है, 0 से π तक लिमिट्स ली है। तो अगर सिचुएशन ऐसी होती तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो जाती, -θ1 से +θ2 तक, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, -θ1 से +θ2 तक। तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ये एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। बट ये सिर्फ किस में होगा, जब मैं इस फॉर्म से करूंगा। तो सिमिट्री वाला सिर्फ तब चलेगा जब दोनों तरफ बराबर बराबर होगा। 180 है तो सिमिट्री चल गया। अगर सपोज 180 ना होता, सपोज ये ऐसे होता, इधर से शुरू होके इधर तक खत्म हो रहा होता, ऐसे चल रहा होता, तब क्या करते, तब दिक्कत आ जाती। तब इसमें आप वाई एक्सिस बनाते तो ये और ये सेक्शन बराबर थोड़ी ना है। तो अब इसमें आपको इंटीग्रेशन के लिए एंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके कंपोनेंट्स बनाओ, कॉस और साइन में अलग अलग करके दोनों को इंटीग्रेट करो, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ये एक्सप्रेशंस बनते हैं। दिस इज ओनली फॉर योर, ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये वाला कॉन्सेप्ट ये है ओनली फॉर जेई एडवांस्ड। उसमें इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, मेंस में भी नहीं, बहुत कम चांस है मेंस में आने के, पर जेई एडवांस्ड के लेवल का है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, assertion reason पे। In a non-uniform electric field, a dipole will have translatory as well as rotatory motion। बिल्कुल सही, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लगती है, टॉर्क भी लगती है, तो ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। बिल्कुल सही, यही रीजन है उसका, तो ए ऑप्शन होगा इसमें, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
on going away from a point charge or a small electric dipole, electric field decreases at the same rate. नहीं, point charge में धीरे धीरे कम होती है, dipole में जल्दी जल्दी कम होती है. Assertion गलत हो गई. आगे electric field is inversely proportional to square of distance from the charge or an electric dipole. गलत. चार्ज के लिए होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब होता है, तो बोथ आर फॉल्स. 33rd, ऑन डिस्टर्बिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या करेगा वो? SHM करेगा. इट रिटर्न्स बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही. A restoring torque acts on the dipole on being disturbed from its equilibrium, stable equilibrium. Perfect. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आ जाते हैं 34th पे. A uniformly charged disk has a pinhole at its center. The electric field at the center of the disk is 0. बिल्कुल सही, क्योंकि मिडल में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, सेंटर में सबकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी? 0. Disk can be supposed to be made up of many rings. Also, electric field at the center of a uniformly charged ring is 0. बिल्कुल सही. रिंग की वजह से 0 होती है, तो जितनी भी रिंग्स आप कंसीडर करोगे सबकी सेंटर पे क्या हो जाएगी? 0. तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0. आ जाते हैं 35th पे. Consider two identical charges placed distance 2d apart. ठीक है जी, q है, 2d डिस्टेंस रख दिया along the x axis. The equilibrium of a positive test charge placed at a point O midway between them is stable for displacements along the x axis. ठीक है, displacement along the x axis. x axis के अगर along displace करूंगा इसको, तो पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर बोला है, इक्विलिब्रियम स्मॉल पॉजिटिव, और कुछ नहीं बोला तो इसको प्लस ही मान के चलोगे, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो रिपल्जन वापस मिलेगा. यस, इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द एक्स एक्सिस. फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज 0. फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज 0, बिल्कुल सही, बट रिस्टोरिंग का ये नहीं है. तो फोर्स तो 0 है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, पर रिस्टोरिंग का केस वो रीजन ये नहीं है ना कि SHM करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. उसके लिए तो आपको बोलना होगा रिस्टोरिंग फोर्स विल पुश बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. तो A and R both are correct, but R is not the correct explanation. समझ में आ गया? ये थे इसके सारे कॉन्सेप्चुअल्स. आज का काम इसके न्यूमेरिकल्स अब अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए. नेक्स्ट क्लास तक न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कीजिए, और इसके अब जितने भी कॉन्सेप्चुअल्स हैं इनको अपने हाथ से कीजिए. स्पेसिफिकली जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं वो जरूरी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट.